जब भी चुनावी मैदान में नेता के सामने किसी अभिनेता को उतारा गया है, तो जो नेता है वो कहीं न कहीं लोकप्रियता के लिहाज से फीका पड़ा है। आप अभी मैदान में देखना जब मैं उतरूँगा, तो उनको मैं दिखाऊँगा कि लोकप्रियता क्या होती है। बस केवल स्टारडम के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। और जो बयानबाज़ी हिमाचल प्रदेश में इस वक़्त देखने को मिल रही है, आप तो उनको बड़ी बहन कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको छोटा पप्पू कहा है, तो क्या बुरा कुछ महसूस हुआ? मैं तो उनको आज भी मान-सम्मान दूँगा, मर्यादा को हम नहीं लाँघेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बॉलीवुड पर्सनैलिटी आई है, उसकी वजह से जो असली इश्यूज़ हैं, वो गौण हो रहे हैं। लोग केवल उनकी वो कब उठती हैं, क्या खा रही है, क्या कपड़े पहने हैं, उसके ऊपर चर्चाएँ हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, हमको सीरियस इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। बीफ कंट्रोवर्सी की जो चर्चा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, ये शुरुआत तो इसकी आप ही की पोस्ट से हुई है। आप ही ने सबसे पहले बीफ के रिगार्डिंग पोस्ट किया था। ये अपने को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि इनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। मगर जहाँ तक ये बीफ कंट्रोवर्सी की बात है, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी। ये खुद जो है कंगना जी ने अपने ट्विटर हैंडल से 2019 में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने माना कि वो इसका सेवन भी करती हैं और कहा कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आज वो किस मुँह से अपने को जो है वो हिंदुत्व का फ्लैग बेरर कह रही है। 2022 के चुनाव की ही बात कर लेते हैं, तो उस वक़्त ये इस तरह के मुद्दे जो हैं कि हिंदुत्व, कौन कितना हिंदू है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, आज तक इस तरह की बातें हिमाचल में हुई नहीं हैं। वैसे तो इन चीज़ों के ऊपर बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो धर्म है, आपका विश्वास है, वो आपका पर्सनल मैटर है। मगर क्योंकि भाजपा ने इसको इश्यू बना ही दिया है, राम मंदिर के ऊपर इलेक्शन लड़े गए हैं, हिमाचल में भी इस चीज़ का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब जब कर ही रहे हैं, तो उसका जवाब भी उसी भाषा में उनको वापस मिलेगा। एक आरोप भी आप पर लग रहा है विक्रमादित्य जी, इस तरह की चर्चाएं भी हैं प्रदेश में कि जो नेता पार्टी को छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी इन्वॉल्वमेंट उस पूरे इवेंट में थी एंड यू आर वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ दोज लीडर्स। आरोप की बात है, वो कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, और मेरे से तो उम्र में सारे डबल उम्र के हैं। अब मेरे कहने पे अगर वो ऐसे चले जाएंगे, तो वो तो कोई उस चीज़ को मानने वाला है नहीं। ठीक है, मेरे अपने ग्रीवेंसेस थे, वो उन्होंने क्यों ये फैसला लिया, क्या किया, उसके ऊपर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। कंगना रनौत ने व्यंग्य भी आप पे किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम एक ही पार्टी में हों। नॉनसेंसिकल बातें कर रही हैं। जैसे मैंने कहा, उनको पता ही नहीं है हिमाचल के मुद्दों के बारे में, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, तो उनको मुबारक है। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और समय आ गया है नेताओं की जवाबदेही तय करने का, सियासत के दावेदारों से सवाल करने का, उनकी बातें आप तक पहुंचाने का, उनसे सवाल करने का, और समय आ गया है हिमाचल प्रदेश की चुनाव यात्रा का। तो आज के इस चुनाव यात्रा के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे चर्चित लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के कैंडिडेट और हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक पर। धन्यवाद। विक्रमादित्य जी, जब आखिरी बार हम आपसे मिले थे तो हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां उस वक्त बहुत अलग थी, बहुत कुछ बदल गया है उसके बाद से। उस वक्त भी हमने आपसे सवाल किया था कि अगर मंडी लोकसभा से आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे। आपने उस वक्त इनकार कर दिया था। अब जो परिस्थितियां बदली हैं, क्या उसके बाद विक्रमादित्य सिंह पूरी तरह तैयार हो गए हैं, मन आपने बना लिया है दिल्ली रवाना होने का? देखिए, ऐसा है, मैं तो पहले भी मैंने कहा था, और डे वन से मैंने ये बात करी है कि मैं पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेता है, वो हमारे लिए मान्य है। मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, और मेरे को शिमला ग्रामीण की जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है। 2 बार मुझे यहाँ से जो है बैक टू बैक यहाँ से जिताया है, और बड़े मार्जिन के साथ जिताया है। तो मेरा तो ये था कि हमने अपने ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है, और प्रदेश में जो मुझे एक दायित्व सरकार में मिला है, उससे हमने पूरी मजबूती से पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, जितना मेरा कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, हमने फ्रंट फुट पे रहकर कार्य किए हैं। आपने भी देखा होगा, और पूरे प्रदेश ने इस चीज़ को देखा है कि हमने करीबन 3,000 करोड़ सड़कों जो है 3,000 करोड़ सड़कों में नवीनीकरण के लिए खर्चे हैं, जिसमें 2700 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन हुआ। आपदा के समय में हम वॉर फुटिंग के ऊपर हमने पूरे प्रदेश के अंदर कार्य किया, सड़कों को की बहाली हुई, और एक समय में जहाँ पर 4,500 सड़कें बंद पड़ी थी, उनको इमीडिएटली खोला गया, इमीडिएटली वॉर फुटिंग के ऊपर जो है ब्रिजेस को लगाया गया, लोगों को राहत देने के लिए। तो हमने दिन रात हम लोगों के बीच में रहे हैं। मगर जहाँ तक हमारे कैंडिडेसी की बात है,
जब पार्टी ने ये निर्णय लिया कि उन्होंने मुझे बुलाकर बोला कि विक्रमादित्य जी आपने चुनाव लड़ना है, और मुझे अपने पिताजी की बात याद आई। उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने जो भी करना है फ्रंट फुट पे रहकर करना है और जी, किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं है। जी। तो हमने उनकी सोच को अपने मन में रखते हुए बिल्कुल हाँ कहा, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरी मजबूती से हम मैदान में उतरेंगे और जीत कर वापस आएंगे। जीतने की आप बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया है। जीत अगर आप जाते हैं तो ऐसे में प्रदेश की राजनीति से दूरी जो है कहीं न कहीं कुछ हद तक बन जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप दिल्ली चले जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हॉली लॉज का जो प्रभाव है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों है? जो यहाँ से जीत कर अगर हम जाएँगे और जी। निश्चित तौर से जाएँगे, तो यहीं के मसले उठाएँगे, हिमाचल के मसले लोकसभा में उठाएँगे, दिल्ली में उठाएँगे, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएँगे। जी, जैसा मैंने आपको कहा कि मंत्री रहते हुए भी हमने तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जी, केंद्र के मंत्रियों से तालमेल बनाया। लगातार मैं हर 2 महीने में दिल्ली जाता था और वहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिलना, ऑफ़िसर से लगातार मिलना, सेक्रेटरी से लगातार मिलना, एनएचएआई के चेयरमैन से लगातार मिलना, ताकि हिमाचल को कोई ना कोई सहयोग आए। जी, इच्छा शक्ति है काम करने की, तो हमने किया। तो वैसे ही अगर मुझे वहाँ की जनता अपना पूरा प्यार देगी, तो मैं यहाँ के मसलों को, केवल मंडी संसदीय क्षेत्र के मसलों को ही नहीं, मगर अपितु पूरे प्रदेश के जो लंबित मसले जो केंद्र के पास पड़े हैं, जी। बहुत लंबे समय से जिनके ऊपर कोई जो है निर्णय नहीं हुआ है, उनको हम पूरी मजबूती से लोकसभा के अंदर उठाएँगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक कनेक्ट की बात है, वो बना रहेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिमाचल की 1/3 हिस्सा है। जी। वहाँ पे जाके लोगों से लगातार मिलते रहेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएँगे और आगे बढ़ेंगे। और मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी, वो भी स्टेट पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने करीबन 2 से 3 दशक जो है वो केंद्र में रहे। जी। केंद्र में वो सांसद रहे, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री रहे और वहाँ से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति शुरू करी। तो शायद प्रभु की इच्छा है कि इस तरीके से वो हमारी भी वो उस तरीके से शुरुआत करवाना चाहते हैं। हालाँकि जी। शुरुआत तो मेरी हिमाचल वहीं की से हो पॉलिटिक्स रही में हो चुकी है। मगर फिर भी जैसे मैंने कहा कि मैंने तो माँगा नहीं था। मगर जब पार्टी ने निर्णय ले लिया है, तो मैं उनमें से हूँ जो पार्टी के निर्णय को कभी जो है वो मना नहीं करता हूँ, और मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा चाहे जो भी हो, जी। मगर अब पार्टी का निर्णय हमारे लिए सुप्रीम है और हम उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। विक्रमादित्य जी, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी चुनावी मैदान में नेता के सामने किसी अभिनेता को उतारा गया है, तो जो नेता है वो कहीं न कहीं लोकप्रियता के लिहाज से फीका पड़ा है। क्या आप मानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें मैदान में उतारा है, जो कैंडिडेट हैं, जो लोकप्रियता इस वक़्त उनकी देखने को मिल रही है, क्या कुछ घबराहट हो रही है विक्रमादित्य को उस लोकप्रियता से? आप अभी मैदान में देखना, जब मैं उतरूँगा, तो उनको मैं दिखाऊँगा कि लोकप्रियता क्या होती है। जी, मैं कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करना चाहता। अच्छा है वो एक पॉपुलर स्टार है बॉलीवुड की, और उन्होंने अच्छा नाम हिमाचल का रोशन किया है। जी, मगर केवल स्टारडम के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जाते। राजनीति बहुत सीरियस एक इशू है, जी, एक बिल्कुल। बहुत सीरियस फ़ील्ड है, और यहाँ पे गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, सेंसिटिविटी के साथ आपको अपने कल्चर को भी समझना है, अपने ट्रेडिशंस को भी समझना है, और जी, सबसे बड़ी बात आपको अपने इतिहास को भी समझना है। और मैं समझता हूँ कि इस पे जो है वो हमारी प्रत्याशी जो हैं भाजपा की, जी, उनकी अंडरस्टैंडिंग शायद इतिहास की कम है। जी, जिस तरीके की वो बयानबाज़ी समय-समय पर करती हैं, उससे लगता है कि जो इतिहास वो देश का बोल रही हैं जी, कि 2014 में हमको आज़ादी मिली। मैंने तो कल भी कहा कि अपने हम कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की तो उन्होंने जो है उनको उन उनको उन उनका तो तिरस्कार किया ही है। मगर जो भाजपा के भी पहले प्रधानमंत्री रहे एनडीए के, जी, आदरणीय श्री वाजपेयी साहब, जी, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्कीम्स उन्होंने शुरू करी। देश को जो है परमाणु शक्ति एक न्यूक्लियर पावर बनाने में, हालाँकि उसकी शुरुआत कांग्रेस के समय में हो गई थी। जी, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसकी नींव रखी, आपके इंदिरा गांधी जी ने उसकी नींव रखी, मगर उसको पूरा करने का कार्य जो है वो वाजपेयी साहब ने किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। तो क्या ये उनको भी याद नहीं करेंगी? ऐसा थोड़ी होता है। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, सबका कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में रहा है। जी। मगर जिस तरीके का एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो लोगों के साथ जो है बिल्कुल भी रेसोनेट नहीं कर रहा है।
जी, बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को जो है नहीं भूलना चाहिए अगर आगे बढ़ भी रहे हैं लोग तो। बयानबाज़ी की आप बात कर रहे हैं और जो बयानबाज़ी हिमाचल प्रदेश में इस वक़्त देखने को मिल रही है, आप तो उनको बड़ी बहन कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको छोटा पप्पू कहा है, तो क्या बुरा कुछ महसूस हुआ ये उन्होंने कहा जब? नहीं देखिए, मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हुआ और मैं तो जी, उनको आज भी मान-सम्मान दूँगा और फ़ील्ड में जाकर अभी मैंने कुछ दिन में हम फ़ील्ड में उतर जाएँगे, जी, वहाँ पर भी मैं उनको पूरा मान-सम्मान दूँगा, मर्यादा को हम नहीं लाँघेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि चुनाव जो है वो मुद्दों के ऊपर लड़े जाने चाहिए। जैसा आपने कहा कि बॉलीवुड पर्सनैलिटी आई है, उसकी वजह से जो असली इश्यूज़ हैं वो गौण हो रहे हैं। जी, लोग केवल उनकी वो कब उठती हैं, क्या खा रही है, क्या कपड़े पहने हैं, उसके ऊपर चर्चाएँ हो रही है। ये नहीं जी, होना चाहिए। हमको जी, सीरियस इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। जी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर उनका क्या व्यूज़ है या हमारे क्या व्यूज़ है। वहाँ पे रोज़गार को कैसे बढ़ाना है, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बढ़ाना है। मैंने अभी 2 टनल्स की बात करी है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका भुभु जोत टनल है, एक आपका जलोरी जोत टनल है, जी, जो आपके टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, वैसे ही आपका होली उतराला जो सड़क है, जो आपके ट्राइबल एरिया को जो है वो बैजनाथ के क्षेत्र से जोड़ेगी, जी, चंबा के, भरमौर के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन इश्यूज़ को ऑलरेडी मैं कई बार एज़ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैं इनको केंद्र के समक्ष उठा चुका हूँ जी, और लगातार हम इनको एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब निश्चित तौर से अगर एक नई भूमिका में लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे, तो इन सब मसलों को हम केंद्र सरकार के समक्ष उठाएँगे। रेवेन्यू डेफ़िसिट ग्रांट्स प्रदेश की लगातार कम होती जा रही है। जी, एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हमको सालाना मिलते थे, अब मात्र जो है वो 2,000 करोड़ मिल रहे हैं। वैसे ही एमआईएस स्कीम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने शुरू करी थी, जी, जिसमें आपका न्यूनतम मूल्य सेब के जो आपका बी ग्रेड सेब होता है, उसके लिए मिलता है। जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देती थी और कुछ पैसा जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से आता था। उसको भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। उससे कितना नुकसान हमारे बागवानों का हो रहा है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी हमारे सेब की जो है जिसको बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से सॉरी जिसे कम किया गया है, जिसकी वजह से चाहे चाइना का सेब आ रहा है, चाहे अफ़गानिस्तान से आ रहा है, चाहे और देशों से आ रहा है, जी, उससे एक कॉम्पिटिशन देश में हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें हमारे बागवानों को हो रहा है। जी, तो इन सब इश्यूज़ को क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये केंद्र के सब्जेक्ट्स है, इसलिए इनको वहाँ पर गंभीरता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ लोकसभा में उठाना बहुत आवश्यक है, जिसको हम आने वाले समय में उठाएँगे। जी। विक्रमादित्य जी, मुद्दों की बात आप कर रहे हैं और ये हिमाचल चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप मुद्दों पर बात करें। लेकिन ये बीफ कंट्रोवर्सी की जो चर्चा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, ये शुरुआत तो इसी इसकी आप ही की पोस्ट से हुई है। आप ही ने सबसे पहले बीफ के रिगार्डिंग पोस्ट किया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं इतना कहूँगा क्योंकि ये अपने को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि इनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। जी, ये अपने को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि हिंदुत्व का झंडा इन्होंने उठाया है। हमने हिमाचल में सनातन धर्म को बढ़ावा देने में अगर ऑन रिकॉर्ड किसी का समर्थन रहा है, जी, तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। धर्मांतरण का कानून हिमाचल में कौन लेकर आया? वीरभद्र सिंह जी, जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई। अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के लिए अगर किसी नेता ने मदद करी, तो वीरभद्र सिंह जी ने करी। हमको वहाँ का निमंत्रण मिला, हम वहाँ पर गए। जी, देव सदनों का अगर निर्माण हिमाचल के अंदर हुआ, तो किसने किया? मंडी के अंदर बनाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कुल्लू के अंदर बनाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। देवी-देवताओं को जो नज़राना दिया जाता है, जी, दुशहरे के अंदर, जो जी, सैकड़ों देवी-देवता आते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू किया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने शुरू किया। कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए पैसा जो है वो दिया। तो हमने हमेशा देव समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए इस चीज़ को किया है। जी, मगर जहाँ तक ये बीफ कंट्रोवर्सी की बात है, जी, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी। जी, ये खुद जो है कंगना जी ने अपने ट्विटर हैंडल से 2019 में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने माना कि वो इसका सेवन भी करती हैं और कहा कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। कई जी, इंटरव्यूज़ जो है वो उन्होंने नेशनल लेवल पर अलग-अलग टॉक शोज़ में, पॉडकास्ट्स में एग्री किया है कि जी, उन्होंने बीफ को कंज़्यूम किया, पूरा उसमें स्टोरी दी कि मेरी माताजी ने मुझे कहा कि नहीं करना, मगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको कंज़्यूम किया और ये सब चीज़ें। तो आज वो किस मुँह से अपने को जो है वो हिंदुत्व का फ्लैग बेरर कह रही है। तो ये चीज़ें इस पे मंथन होना चाहिए क्योंकि हिमाचल 98% हिंदू राज्य है जी, और इस तरीके की चीज़ें अगर यहाँ पर हो, जी, तो मैंने तो निवेदन किया आरएसएस से
और विश्व हिंदू परिषद से मेरे तो हमारे परिवार के उनके साथ बहुत पुराने और अच्छे और मधुर संबंध है। जैसा ये मैंने धर्मांतरण का वो कहा, उसमें तो उन्होंने वीरभद्र सिंह जी को धन्यवाद किया, उनका आभार प्रकट किया, चिट्ठी लिखी कि आपने बहुत अच्छा कदम लिया है। तो मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये राजनीति से हटकर हमको इसके ऊपर चिंतन करना है कि आपने एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दिया है जो जो गौमांस का अगर जो सेवन करता है, तो वो खास करके बीजेपी, अगर आप सोचिए अगर कांग्रेस ने ऐसा कोई कैंडिडेट दिया होता तो आज तक तो पूरे देश में और प्रदेश में ये आग लगा देते। आज इनके दोहरे मापदंड क्यों हैं? ये मैं जो है वो भाजपा से पूछना चाहता हूँ। जी। देखिए पिछले चुनावों की अगर हम बात करें या 2022 के चुनाव की ही बात कर लेते हैं, तो उस वक़्त ये इस तरह के मुद्दे जो हैं कि हिंदुत्व, कौन कितना हिंदू है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, आज तक इस तरह की बातें हिमाचल में हुई नहीं हैं। लेकिन अब ये सवाल होने लगे हैं, कौन हिंदू विरोधी या कौन हिंदुत्व का फ्लैग बेयरर है? ये हिमाचल प्रदेश के लिए कितना हानिकारक है? क्या समझते हैं आप? देखिए, वैसे तो इन चीज़ों के ऊपर बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो धर्म है, आपका विश्वास है, वो आपका पर्सनल मैटर है। रिलिजन इज़ योर पर्सनल मैटर, विच इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। मगर क्योंकि भाजपा ने इसको इशू बना ही दिया है, राम मंदिर के ऊपर इलेक्शन लड़े गए हैं, हिमाचल में भी इस चीज़ का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब जब कर ही रहे हैं, तो उसका जवाब भी उसी भाषा में उनको वापस मिलेगा। जब वो इस चुनाव के इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, हालाँकि उनको लड़ना नहीं चाहिए था। मगर अगर लड़ रहे हैं, तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको बताएँगे कि हम उनसे ज़्यादा बड़े हिंदू हैं। ये बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ। मंडी लोकसभा की अगर बात करें तो मंडी जिले की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस काफ़ी वीक नज़र आती है। आपको भी मालूम है कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी एक भी सी सिर्फ़ एक मंडी जिले से सीट आई, वो भी मंडी लोकसभा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये कहीं न कहीं जो एक गैप रहेगा कांग्रेस के लिए वीकनेस का, इसको आप कैसे कवर अप करेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। और इसके अलावा क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि आपके मैदान में होने से रहने वाला है मंडी लोकसभा पर? ठीक है, थोड़ा मैं मानता हूँ कि शॉर्टकमिंग्स है, जितना हमारा विधानसभा के अंदर जितने एक्सपेक्टेड हमको वहाँ से समर्थन मिलना चाहिए था एज़ एमएलएज़ जिनको, वो नहीं मिला। मगर ये लोकसभा के चुनाव है जी। और प्रत्याशी के कैंडिडेट के चुनाव है, तो निश्चित तौर से इसमें हम पूरी मज़बूती से जाएँगे। जी। और नेता थोड़ी वोट देते हैं, वोट तो अल्टीमेटली जनता देती है, ठीक है? माध्यम नेता बनते हैं, जिनके माध्यम से प्रचार होता है। हम नेताओं से भी पूरा मान-सम्मान देते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, मगर एक सीधा संपर्क जो है वो लोगों से करेंगे, ख़ास करके युवाओं से करेंगे, उनको अपनी बात उनको उनके साथ रखेंगे। जो हमने सकारात्मक चीज़ों की बात करी है, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करी है, उसको युवाओं के बीच में रखेंगे, महिलाओं के बीच में रखेंगे, कर्मचारियों के बीच में रखेंगे, एक्स सर्विसमैन के बीच में रखेंगे जी। और फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से। विक्रमादित्य जी, ये तो आपके चुनाव लड़ने की बातें हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के लिए परिस्थितियाँ बनी हैं, थोड़ी बात हम उस पर भी करना चाहेंगे। देखिए कहीं न कहीं आरोप जो है वो आप पर कुछ हद तक लग रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ समय पहले तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की जिसमें आप नाराज़ पार्टी से थे, काफ़ी नाराज़ थे, मंत्री पद त्यागने की आप बात कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पार्टी में एक तो वापस हैं और ऐसी क्या बातें आपसे कही गई हैं कि चुनाव लड़ने को भी आप तैयार हो गए हैं, क्योंकि 2 गज़ भूमि वाली जो नोटिफ़िकेशन है वो तो अब तक नहीं हुई है? देखिए ऐसा है, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखता हूँ। जी। मैं सबका मान-सम्मान करता हूँ, मगर मैं किसी से डरता नहीं हूँ और यही मैं अपने पिताजी से सीखा है। जी। अगर मुझे लगा कि कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, जी। उसके बारे में मैंने खुलकर बात करी। उसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, पार्टी अध्यक्षा से भी बात करी और साथ ही साथ दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करी। जी। और मेरे जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, इस्तीफे की बात थी, ठीक है, कुछ ऑन सम इश्यूज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपने विचार रखने का यहाँ पे अधिकार है। जी। ये भाजपा की तरह नहीं है कि एक आदमी ने कुछ बोल दिया, सारे लोग फिर उसी तरीके से जो है एक पैरट की तरह उस चीज़ को जो है वो रिपीट करते। यहाँ पे हमको अपनी अब बात को आज़ादी है कि हम अपनी बात को रखें। जी। तो उसी तरीके से मैंने हाईकमांड के पास अपनी बात को रखा, उन्होंने मेरी बात को सुना, बहुत अच्छे तरीके से बात को सुना और उन्होंने हमें कहा कि आप मिलकर चलें और जो भी इश्यूज़ है उनको एड्रेस किया जाएगा। तो हमने उस चीज़ को माना। अब मानना भी तो है, वो हमारा लीडरशिप है। जी। अगर वो कह रहा है कि ठीक है हम उसको एड्रेस करेंगे, तो मैं ये तो नहीं कि मैं हट तो नहीं कर सकता हूँ जी, नहीं ये अभी करो, ये करो। तो ठीक है, उन्होंने कहा है हम करेंगे, तो उसको आने वाले समय में वो चीज़ की जाएगी। जी। अब उन्होंने हमको एक नया
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्होंने कहा कि आपने यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मैं कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता हूँ, जी। तो हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। एक आरोप भी आप पर लग रहा है विक्रमादित्य जी, इस तरह की चर्चाएँ भी हैं प्रदेश में कि जो नेता पार्टी को छोड़ के गए हैं, कहीं न कहीं आपकी भी इन्वॉल्वमेंट उस पूरे इवेंट में थी एंड यू वर वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ दोज़ लीडर्स और आप उनके साथ थे लेकिन बाद में आप बैकअप कर गए। तो ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है कि हमारी बात सबसे होती है। राजनीति में भाजपा के साथियों से भी बात होती है, कांग्रेस के साथियों से भी बात होती है जी, और जो ये 6 बागी विधायक हैं, इनसे भी हम लगातार बात करते हैं। जी, संपर्क सबके साथ होता है और राजनीति में ये चीज़ें रहती भी है। मेरा ही नहीं, सबका रहता है। जी, तो जहाँ तक ये आरोप की बात है, वो कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं और मेरे से तो उम्र में सारे डबल उम्र के हैं। जी, मैं 34 साल का हूँ, कोई उसमें से 60 का है, कोई 75 का है, कोई 50 का है, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब जी, मेरे कहने पे अगर वो ऐसे चले जाएँगे, तो वो तो कोई उस चीज़ को मानने वाला है नहीं। ठीक है, मेरे अपने ग्रीवेंसेस थे, वो उन्होंने क्यों ये फैसला लिया, क्या किया, उसके ऊपर मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने ज़रूर उनसे बात करी, कोई मैंने छुप के नहीं करी। जी, मैं मीडिया के सामने जाकर मैं होटल में जाके उनसे मिला और जी, जो बात मुझे दिल्ली से कही थी, वो मैंने उनको कन्वे करी, जो उन्होंने कही थी, वो मैंने दिल्ली कन्वे करी। जी, अब बात नहीं बनी, तो हमने उसको वहाँ पे छोड़ दिया और उसके बाद हम वापस आ गए, अपने काम पे हम शुरू हो गए। जी। तो ये इस तरीके की बातें हैं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आगे भी हम सबके साथ संपर्क रखेंगे। राजनीति में संपर्क पक्ष के साथ भी होता है, विपक्ष के साथ भी होता है, मगर जहाँ तक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, वो हमारा कांग्रेस पार्टी का था, है और हमेशा रहेगा। कंगना रनौत ने व्यंग्य भी आप पे किया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम एक ही पार्टी में हों। ये जो बातें उन्होंने कही है या बीजेपी हेडक्वार्टर के चक्कर की जो बातें उन्होंने कही है, उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या जवाब है? वो नॉनसेंसिकल बातें कर रही हैं। जी, जैसे मैंने कहा, उनको पता ही नहीं है हिमाचल के मुद्दों के बारे में, इसलिए इस तरीके की बयानबाज़ी कर रही है, तो उनको मुबारक है। जी। हम मुद्दों के साथ लड़ेंगे और मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे। अभी तक का जो चुनाव है मंडी लोकसभा का, वो कुछ इस तरह से है कि आप उन्हें वोट क्यों ना दें? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। कंगना की तरफ से सिर्फ़ इस तरह के बयान आ रहे हैं बिकॉज़ ही अभी तक उनके पास कुछ ऐसा नहीं है, मोदी जी के नाम पर वो वोट माँग रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप जनता के बीच में कैसे जाएँगे? आपको वोट जनता क्यों दे मंडी लोकसभा की? मंडी की जनता से मैं इसलिए निवेदन करूँगा क्योंकि मैंने बतौर लोक निर्माण मंत्री वहाँ पर 1.5 साल लगातार लोगों के बीच में मैं रहा। आपदा के समय में, मुश्किल दौर में लोगों के बीच में रहा। हमने सड़कों के निर्माण के लिए पूरा ज़ोर दिया, चाहे वो ब्रिजेज़ का निर्माण था, उसको रिकॉर्ड समय में, जहाँ पे 12 घंटे कहा, वहाँ 12 घंटे के अंदर बनाया। जहाँ पे 48 घंटे कहा, वहाँ 48 घंटे के अंदर बनाया। जहाँ पे रोड रेस्टोरेशन की बात थी, उसको पूरा किया। जिन परिवारों की जानें गई, उनके साथ हम खड़े रहे और जो मैंने अपने भविष्य के लिए जो फ्यूचर रोड मैप रखा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से टनलिंग की बात है, चाहे मेडिकल हेल्थ केयर को बेटर करने की बात है, वहाँ पे नेर चौक के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना है, वो यूपीए की देन है। आपका कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक तो जो 4 लेनिंग हुआ है, उसकी शुरुआत एनडीए के समय में तो अभी हुआ, मगर उसकी जो नींव है, वो यूपीए समय के समय में रखी गई थी। तो इन सब चीज़ों को हम आगे लेकर जाएँगे और जैसा मैंने कहा कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, केवल मंडी संसदीय क्षेत्र के ही नहीं, मगर अपितु पूरे प्रदेश के जो मसले हैं, जो केंद्र के पास लंबित पड़े हुए हैं, उनको हम उठाएँगे, गंभीरता के साथ उठाएँगे। विपक्ष में रहते हुए भी अगर हमने 3000 करोड़ रुपए का काम किए हैं, केंद्र के साथ मधुर संबंध बनाए हैं, तो अगर तो हम दिल्ली रहेंगे, तो लगातार हम वहाँ के काम भी करवाएँगे और लोगों की मसले भी पूरे करेंगे। जी। एक और बात भी कही, 1800 करोड़ रुपए खा गई कांग्रेस जो केंद्र से आया, कहाँ गए वो 1800 करोड़ रुपए? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ ना, उनको पता ही नहीं है। उनको कोई जब कोई स्पीच देनी होती है, कोई लिखित कोई कागज़ उनको पकड़ा देते हैं, उसी को बोल देती हैं। 1800 करोड़ तो कोई आया ही नहीं। 1800 करोड़ की बात तो ना जयराम जी ने करी है, ना अनुराग जी ने करी है, ना किसी और नेता ने करी है। तो ये आंकड़ा इनके पास आया कहाँ से? जब ये पैसा अभी तक हिमाचल में आया ही नहीं, तो ये खाने और इसके पीने की बात कहाँ से आ रही है? ये तो तथ्यहीन बातें हैं, क्योंकि उनकी जो मीडिया टीम है, उनको सुबह-सुबह आंकड़े दे देती है, वो वहाँ जाके बोल देती हैं। तो इसका कोई औचित्य धरातल पे नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रमादित्य जी। तो इस वक़्त हमारे साथ मंडी लोकसभा से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह मौजूद थे। अब जनता को तय करना है कि मंडी से जनता किसे दिल्ली पहुँचाना चाहती है। आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। धन्यवाद।